जय हिंद साथियों। जनरल साइंस के अंतर्गत डेली साइंस एवरीडे साइंस की यह टेस्ट सीरीज है। कभी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए पहला क्वेश्चन, एकल कोशिका प्रोटीन का जाना माना स्रोत है। तो देखिए इसका सही उत्तर है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना देखिए आप देख सकते हैं इसको अपनी स्क्रीन पर। स्पाइरुलिना इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट में आप देखिए कि जो प्रोटीन होते हैं ना वह वास्तव में पॉलीपेप्टाइड होते हैं। यह एमिनो अम्ल के जो पेप्टाइड बंध बनते हैं ना उनके जुड़ने से बनते हैं प्रोटीन। और प्रोटीन की जो कैलोरी मान है यह है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट, इनमें से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो देखिए अपने जो ऑप्शन है उन ऑप्शन में हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन सामने देखिए कि निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है दालों में। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो दालों वाला ऑप्शन है उसमें भी पर्टिकुलर अगर कोई दाल पूछी जाए तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है 43%। अब सोयाबीन के अलावा दाल नहीं है, तिलहन है, पर मूंगफली में भी प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। यहाँ आपको बता दें कि 14 वर्ष तक के बच्चों की वृद्धि के लिए सबसे ज़रूरी घटक अगर कोई होता है तो वह है प्रोटीन। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, एंजाइम होते हैं। अब एंजाइम निम्न में से क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो एंजाइम प्रोटीन का एक प्रकार है। यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि एंजाइम प्रोटीन का एक प्रकार है। प्रोटीन की जो इम्पोर्टेंस है आपको बता दें कि मानव शरीर मुख्य रूप से प्रोटीन से बना है। यानी अगर कभी क्वेश्चन आवे तो प्रोटीन क्या है, तो हमारे शरीर की निर्माणात्मक इकाई है। प्रोटीन एमिनो अम्ल के उच्च अणुभार वाले जटिल जैव बहुलक है। ये जो प्रोटीन है सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। स्पेशली आपको बता दें बाल, त्वचा, नाखून, हीमोग्लोबिन, मांसपेशियां, एंजाइम, एंटीबॉडी और कुछ हार्मोन, ये सब प्रोटीन के बने होते हैं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है आपके कि बाल, त्वचा, नाखून, पंख, खूर, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो है ये किससे बने होते हैं? तो उसका उत्तर है केरोटिन नाम के प्रोटीन से। तो अपना यहाँ पर सही उत्तर कौन सा है कि एंजाइम क्या है? तो एंजाइम प्रोटीन है। अब आगे अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है? प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है? तो नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं और वो चले जाते हैं सोयाबीन में। वास्तव में यहाँ पर सही उत्तर है अंडा। गुणवत्ता के आधार पर सबसे अच्छा प्रोटीन अंडे में पाया जाता है और मात्रा यानी क्वांटिटी के हिसाब से सर्वाधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन दाल है और कई बार सोयाबीन को दलहन के साथ तिलहन के रूप में भी पढ़ा जाता है। और पूरे देश में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है? तो इसका सही उत्तर है अंडा। अब नेक्स्ट में हम जा रहे हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली इनका। अब यहाँ पर एक और अपने पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले सोयाबीन ये जो प्रोटीन है इस शब्द का प्रयोग किसने करा था? तो बर्जीलियस ने। किसने किया था? बर्जीलियस ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसी आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचाती है। ये आहार श्रृंखला, खाद्य जाल संबंधी आपने टॉपिक पढ़ा होगा। यहाँ पर देख लीजिए आहार श्रृंखला में एक स्तर से दूसरे स्तर पर जो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जाती है ना वह मात्र 10% होती है। कितनी होती है? मैं आपको बता दूं 10%। अब यहाँ पर आपके ध्यान में लाने लायक एक और पॉइंट है जिसका आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जो खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है ना वह होता है उत्पादक से।
उत्पादक यानी हरे पौधे जो कार्बनिक खाद्य तैयार करते हैं। अब उत्पादक में हरे पौधों के अलावा प्रकाश संश्लेषी जीवाणु भी होते हैं, रासायन संश्लेषी जीवाणु भी होते हैं और नील हरित जीवाणु भी होते हैं, पर उनकी मात्रा कम होती है। अब उत्पादक से जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, सामान्य तौर पर प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं यानी मांसाहारी। तो एक लेवल से दूसरे लेवल पर कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कितनी पहुंचती? 10%। 90% कंज्यूम हो जाती, उपयोग में आ जाती है। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है? तो फलों में जो शर्करा पाई जाती है उसका नाम है फ्रक्टोस और इस फ्रक्टोस की वजह से ही फलों का स्वाद मीठा होता है। और फ्रक्टोस या इस फलों के कारण आप जानते हैं कि यह शर्करा हमारे शरीर के लिए ज़्यादा नुकसानदायी नहीं होती है, यह पर्याप्त होती है हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुरूप। अगर हम दूसरी अलग से बाहर से शर्करा लेते हैं तो फिर वो डायबिटीज़ का कारण बनती है। नेक्स्ट, किसको ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट। कौन है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत? तो कार्बोहाइड्रेट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख लीजिए, तात्क्षणिक या त्वरित ऊर्जा के लिए निम्न में से कौन सा घटक दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट। कभी आपसे पूछा जाए कि किसी एथलीट को त्वरित ऊर्जा के लिए निम्न में से क्या दिया जाना चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। अब आपको बता दें कि ग्लाइकोजन के रूप में जो संचित होने का कार्य कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है। मनुष्य में एक अग्न्याशय ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, ग्लूकेगोन हार्मोन। तो जो इंसुलिन हार्मोन है वह तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और ग्लूकेगोन हार्मोन जब जब जरूरत पड़ती है इस ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज के रूप में उपलब्ध कराता है। यह जो कार्बोहाइड्रेट है इसका कैलोरी मान है 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन को खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर है यकृत। यहां पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा था ना, ग्लाइकोजन को खंडित करके ग्लूकोज में परिवर्तित कौन करता है? तो अगर वो हार्मोन पूछे तो ग्लूकेगोन हार्मोन है। यहाँ पर अंग पूछा है तो कौन है? यकृत। आपको बता दें, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह बहिस्रावी प्रकार की ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सी कृत्रिम शर्करा है? अब इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं तो इसका सही उत्तर है एस्पार्टम। एस्पार्टम एस्पार्टम शक्कर से 200 गुना ज़्यादा मीठी होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए इनमें से सही ऑप्शन है हमारा ग्लूकोज। यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि जब हम बीमार पड़ते हैं, कमजोरी होती है, तो हॉस्पिटल में हमको जो बोतल जो ड्रिप लगाई जाती है वह ग्लूकोज की होती है और वह इसीलिए लगाई जाती है कि यह तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। यहाँ पर एक ऑप्शन सेल्यूलोज दे रखा है, जिस पर क्या क्वेश्चन बनता है मैं आपको बता देता हूँ। सेल्यूलोज आप जान रहे हैं कि जो कोशिका भित्ति होती है वह सेल्यूलोज की बनती है और कोशिका भित्ति ही सजीव में जो जंतु जगत है और पादप जगत है उसमें विभेदीकरण का कार्य करती है। यानी जिनमें कोशिका भित्ति है वह पादप है और जिनमें कोशिका भित्ति नहीं है वो जंतु हैं। नेक्स्ट देखिए, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। अब निम्न में से क्या है? तो इसका आप आंसर देख सकते हैं, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ये जीवाणु दूध में जो शर्करा पाई जाती है ना, लैक्टोज, उसका किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। इस लैक्टिक अम्ल के कारण दूध दही में परिवर्तित हो जाता। अब यहाँ पर अपने कितने क्वेश्चन हो गए कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज शर्करा। अब दूध से दही बनना निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो किण्वन क्रिया। किण्वन यानी फर्मेंटेशन। आपकी सिंपल लैंग्वेज में अगर इसे कहें तो सड़ना। कभी आपसे पूछा जाए कि लैक्टोज का किण्वन होने से क्या बनता है? तो लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल।
तो इस तरह की चीज़ें भी आपके लगातार काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित रहता है? तो इसका सही उत्तर है ग्लाइकोजन। अभी आपको बताया गया था कि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर में ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है। यह जो ग्लूकोज है इसे मानव शरीर का ईंधन कहते हैं, और चूंकि ग्लूकोज वाटर सोल्यूबल होता है, पानी में घुलनशील होता है, तो अगर वो ग्लूकोज के रूप में ही रहेगा तो अतिरिक्त जो भी मात्रा होगी वो शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो उसको संचित करना है तो इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन में बदला जाता है। ग्लाइकोजन पानी में घुलनशील नहीं होने से हमारे शरीर में संचित रहता है। नेक्स्ट, शहद में मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। वैसे शहद अपने आप में संपूर्ण पौष्टिक पदार्थ है, और शहद की एक क्वालिटी होती है कि मिस्र की मम्मी से 7000 साल पुराना जो शहद प्राप्त हुआ है ना, वह भी एकदम ताज़ा जैसा है। तो ये सड़ता भी नहीं है, खराब भी नहीं होता है, और जो शहद है इसको अगर घाव पर लगा दिए जाए तो संक्रमण को फैलने से रोकता है और घाव को शीघ्र भर देता है। इसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज शर्कराएं होती है। क्वेश्चन आ जाता है ना कि इसमें कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज। नेक्स्ट, आलू में सबसे अधिक क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिए, नॉर्मली हम क्या मानते हैं कि आलू खाने से मोटा होता है व्यक्ति तो उसमें वसा होगी। खैर वसा तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है। तो आलू में सबसे ज़्यादा होता है स्टार्च, और स्टार्च को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? मांड। मैं कई बार अपनी पेपर हल करने की टेक्निक में आपको बताता हूँ कि कोई प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर आपको नहीं आ रहा है और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप देखिए किस ऑप्शन में एक्स्ट्रा जानकारी दी हुई होती है, तो उसके सही होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब यदि आपको पता नहीं है और क्वेश्चन यही आ गया आलू में सबसे अधिक क्या होता है, तो आप देखिए तीसरे ऑप्शन में मंड के साथ साथ ब्रैकेट में स्टार्च भी दे रखा है, यानी इसको अतिरिक्त रूप से क्लियर करने का प्रयास किया गया है। तो अगर आप रिस्क लेते तो भी यही सही होता, और वास्तव में भी ऑप्शन तीसरा मंड यानी स्टार्च यही सही है। नेक्स्ट देखिए, आप दो सूचियों को सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। फर्स्ट में दे रखे हैं ये कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन, और सेकेंड में इनके उदाहरण दे रखे हैं पेप्सिन, स्टार्च, किरेटिन और प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट का प्रकार इनमें से कौन है। तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन आप देखिए हमारा कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है ना, स्टार्च वह एक तरह से क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो ए का तो हो जाएगा 2। अब जो एंजाइम है, अब उस एंजाइम का इनमें से कौन है? तो आपको बता दें एंजाइम कार्बनिक पदार्थ होता है, और यहाँ पर इन 1 2 3 4 में एंजाइम है पेप्सिन, और पेप्सिन एंजाइम का जो यूज़ है ना वह प्रोटीन के पाचन में होता है। अब सी है हमारा हार्मोन। तो हार्मोन यहाँ पर इन चारों में से कौन सा है? चौथे नंबर वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। यह मादा हार्मोन है जो मादा जनन ग्रंथि अंडाशय से संबंधित है। अब इसमें डी देख लीजिए प्रोटीन। अब अपने आप जो बचा वो क्या होगा? प्रोटीन। और ऐसे भी अगर आपको याद हो तो किरेटिन क्या है? प्रोटीन है। और किरेटिन ये जो प्रोटीन है यह बाल और नाखून में पाया जाता है। इसलिए इस तरह से आप इसको अगर सेट करें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 में क्या दे रखा है? 2 1 4 3 ये हमारा सेट हो रहा है। अब यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपको 2 भी पता हो ना इन 4 में से, तो भी आप जोड़ी सुमेलित कर सकते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि पहले में तो आपको कंफर्म हो गया कार्बोहाइड्रेट क्या है? स्टार्च है। तो ये आपको पता हो गया कि ए के लिए ऑप्शन क्या है? 2। अब ए के लिए ऑप्शन 2 किस में दे रखा है? 2 और 3 में, क्योंकि पहले और 4 में ए के लिए 1 1 दे रखा है, तो वो तो हमारे सही उत्तर होंगे ही नहीं। अब दूसरे को देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि दूसरे में दोनों के 1 1 है। अब सी में देख लीजिए 2 और 3 में ऑप्शन क्या दे रखे हैं? 4 और 3। अब सी अगर आपका हार्मोन पता है और ये पता है प्रोजेस्टेरोन, तो सी में 4 कौन सा आ रहा है? दूसरे नंबर पर। तो आपको 2 और 3 में से एक चुनना था, तो 4 किस में आ रहा है? दूसरे में। तो अपना ऑप्शन दूसरा सही होगा। तो इस तरह से भी आप अपने उत्तर के करीब पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा किसमें सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि वसा जो होती है ना उसमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। 9.3 किलो कैलोरी
प्रति ग्राम। वसा को दीर्घावधि ऊर्जा का स्रोत भी माना जाता है। शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा, सर्वाधिक ऊर्जा वसा से ही प्राप्त होती है, वही 9.3 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसका सही उत्तर आपको पता लग ही गया है, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट पे हम जाते हैं, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्रीक्वेंटली कई एग्जाम में पूछा भी गया है। यह ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, हिंदी में आ जाए तो ओमेगा 3 वसीय अम्ल, इसका शाकाहारियों के हिसाब से भी देखा जाए तो द बेस्ट सोर्स है। और अलसी देख सकते हैं हम कि जो पेट की जो टमी है उसको रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा असरकारी है। नेक्स्ट, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की जो दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह कितनी है। तो इसमें हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। अब ऑप्शन 3 में क्या दे रखा है देख लीजिए, 4000 किलो कैलोरी पर डे। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, चूंकि ये ऑप्शन ये किसके लिए पूछा गया, कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष के लिए पूछा गया है। अगर सामान्य तौर पर संतुलित भोजन के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो संतुलित भोजन में कैलोरी की मात्रा कितनी चाहिए, तो उसका उत्तर होगा 4000 की बजाय 3000 किलो कैलोरी। तो कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट, मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है, यानी टमाटर में कौन सी घटक ज़्यादा पाया जाता है निम्न में से। तो इसका जो सही उत्तर है साइट्रिक अम्ल। यहाँ हमारा ऑप्शन चौथा वाला सही है, साइट्रिक अम्ल। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो टमाटर है ना, कच्चे टमाटर का रंग तो किसकी वजह से होता है, पर्णहरित की वजह से। और पर्णहरित को आप जानते हैं कि अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, क्लोरोफिल। लेकिन जब टमाटर पकता है तब उसका रंग क्या हो जाता है, लाल। अब टमाटर का लाल रंग निम्न में से किस वर्ण की वजह से पाया जाता है, तो याद रखिए उसका सही उत्तर है लाइकोपिन। और लाइकोपिन द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है। अब इस एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, यह फ्री रेडिकल को नष्ट करता है और इस वजह से हम अधिक समय तक युवा बने रहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है ना। अब आप देख लीजिए इसमें कि एक और क्वेश्चन आता है कि लाइकोपिन का और कहाँ पर उपयोग होता है, तो इसे कैंसर रोधी माना जाता है। आजकल कैंसर से लड़ने में यह लाइकोपिन बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है कि मानव के भोजन में वसा अम्ल होनी चाहिए। पहला ऑप्शन किसमें आएगा, उस जो कूट हम चुनेंगे उसमें। दूसरा है सामान्य भोजन में 75 ग्राम वसा होनी चाहिए, यह भी सही है। मनुष्य के भोजन में लगभग 65% से लेकर के 70% तक तो होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, और 10 से लेकर के 15%, अधिकतर 12% लिखा जाता है, वो होना चाहिए प्रोटीन, और 20-25% तक क्या होनी चाहिए, वसा। तो मानव के भोजन में 75 ग्राम क्या होनी चाहिए, वसा होनी चाहिए। तो लगभग ये भी सही है। तीसरा है मानव शरीर कोशिकाएं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती है, यह गलत है, क्योंकि कुछ वसा अम्लों का संश्लेषण मानव शरीर में ही हो जाता है। तो हमारे ऑप्शन में तीसरा शामिल नहीं होगा। चौथा क्या है, आवश्यक वसा अम्लों की अनुपस्थिति से न्यूनता उत्पन्न होती थी, यह भी बिल्कुल सही है। अगर वसा अम्ल नहीं होंगे ना तो उससे रिलेटेड बीमारी हमें होगी। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन 1, 2 और 4। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा ये दे रखा है क्वेश्चन। इसमें कुछ बीमारी ऐसी है जो नॉर्मली हम पढ़ते हैं लेकिन इस वर्डिंग में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए मैंने इसे शामिल किया है। 2 सूचियाँ है, एक में तो जो पोषक पदार्थ है वो दे रखे हैं और दूसरी सूची में उनके अभाव से होने वाले रोग दे रखे हैं। तो आप देखिए, आपको इसमें से सही कूट का चयन करना है। यहाँ पर देख लीजिए, ए है आयोडीन। तो आपको आयोडीन के नाम से ध्यान में आ जाना चाहिए कि आयोडीन की कमी से गलगंड यानी घेंगा रोग होता है। अब इसमें एक और चीज़ आप देख लीजिए कि जो आयोडीन है ना, यह जब हमारी बॉडी में एक थायराइड ग्रंथि होती है और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, उस थायरॉक्सिन हार्मोन का 65% भाग यानी एक बड़ा हिस्सा आयोडीन होता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की कमी होती है, तो आयोडीन की कमी से थायराक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, तो थायराइड ग्रंथि क्या होगी, निष्क्रिय होगी।
तो उसको पर एक्स्ट्रा वर्कलोड होने से वह ग्रंथि यानी हमारा गला सूज करके लटक जाएगा। इसको बोलते हैं अपन गलगंड या घेंगा रोग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में आता है। कई बार ऐसा भी आ सकता है कि आयोडीन की अधिकता यानी थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो नेत्रोन सेधी गलगंड रोग। तो आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक के लिए आप देख लीजिए कौन सा है, तीसरा। अब आप देख लीजिए हमारे 4 ऑप्शन है, 4 में से केवल चौथा ऑप्शन ऐसा है जिसमें एक के लिए 3 दे रखा है। तो बाकी चीजें आपको नहीं भी पता हो तो भी आप इस उत्तर को बिल्कुल सही कर लेंगे। इसलिए सुमेलित वाले क्वेश्चन में ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार हमको जो थोड़ा पता होता है उससे हम पूरे पते तक पहुंच जाते हैं। अब आयरन के लिए देख लीजिए कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो सूक्ष्माणु रक्ताल्पता। अब देखिए यहाँ पर रक्ताल्पता भी ऑप्शन में 2 दे रखी, सूक्ष्माणु और प्रणासी। तो सूक्ष्माणु रक्ताल्पता आयरन की वजह से होती है। आयरन को अपन लौह तत्व भी बोलते हैं। आयरन का लैटिन भाषा में नाम फेरम है। आयरन सबसे ज़्यादा मेथी में पाया जाता है, बाकी पालक के पत्ते और केले भी इसका अच्छा सोर्स है। आयरन हीमोग्लोबिन नामक श्वसन वर्णक उसका केंद्रीय परमाणु होता है और हीमोग्लोबिन अपनी बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। शुद्ध हीमोग्लोबिन चमकीले बैंगनी रंग का होता है और इस हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी बनती है और लाल रक्त कणिकाएं बनती है। अब फिर देख लीजिए नियासिन। नियासिन की कमी की वजह से कौन सा रोग होता है, पेलेजिया। याद रखिए नियासिन की कमी की वजह से जो रोग होता है उसका नाम है पेलेजिया। इसमें हमें जरा भी लापरवाही नहीं करनी। अगर नियासिन के बारे में ये पूछा जाए कि ये कौन सा विटामिन है तो ये विटामिन B3 है। B3 विटामिन B3 को केमिकल नेम उसका क्या कहा जाता है, नियासिन कहा जाता है। अब इसी में आप देख लीजिए विटामिन B12। B12 की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रणासी रक्ताल्पता। B12 की कमी से क्या होता है, प्रणासी रक्ताल्पता। और विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबाल्मिन। जो इसमें भी खून की कमी होती है इसलिए दे रखा है रक्ताल्पता। पर कौन सी रक्ताल्पता, प्रणासी रक्ताल्पता। इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे परनिसियम एनीमिया, परनिसियम एनीमिया। तो इसलिए हमारे यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है, आप समझ ही गए हैं कि यहाँ हमारा सही ऑप्शन है चौथा वाला। नेक्स्ट आप देख लीजिए अगला हमारा जो ऑप्शन है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम। यहाँ स्कंदित करना मतलब जमाना। तो दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम निम्न में से कौन सा है, तो हमारा सही उत्तर है रेनिन। यहाँ पर देख लीजिए पहला ऑप्शन रेनिन, यह दूध को दही में बदलता है। यह रेनिन है ना जठर रस में पाया जाता है और यह दूध के पाचन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से कौन सा लार का लाभ नहीं है, तो देख लीजिए लार यह निगलने में मदद करती है, डेफिनेट सही है। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, नहीं, लार का आरबीसी से कोई लेना देना नहीं है। यह मुख तथा दांतों को साफ रखती है, बिल्कुल सही है। यह होठों तथा जिह्वा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। तो हमसे क्या पूछा, कौन सा काम लार का नहीं है, तो जो ऑप्शन सेकंड है ना कि यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, यह हमारे काम का नहीं है। और पूछा यह है कि कौन सा काम का नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लार है वह स्टार्च के पाचन में मदद करती है। लार हल्की सी अम्लीय होती है, इसकी pH 6.8 है और इसमें अधिकांश हिस्सा लगभग 99.5% हिस्सा क्या होता है, जल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। एक तो हो गया अनिवार्य और एक होता है गैर अनिवार्य, यह है अर्ध अनिवार्य। तो कौन है इनमें से, तो देख लीजिए दूसरा वाला जो ऑप्शन है हमारा हिस्टिडिन। यह जो सेकेंड ऑप्शन है ना, यहाँ देख लीजिए आप हिस्टिडिन, यह अर्ध अनिवार्य एमिनो अम्ल है। हमारे शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या 12 होती है, जिसमें से 11 तो होते हैं अनिवार्य और 11 होते हैं गैर अनिवार्य। जो गैर अनिवार्य यानी बहुत ज़्यादा काम के नहीं है, वह हमारे शरीर में ही बनते हैं एमिनो अम्ल, और जो अनिवार्य एमिनो अम्ल है वह भोजन से प्राप्त किए जाते हैं।
इनमें से आर्जिनिन और हिस्टिडीन उन्हें अर्ध अनिवार्य माना जाता है। नेक्स्ट, यहाँ दो सूचियाँ दे रखी है। सूची 1 में खनिज दे रखे हैं और सूची 2 में उनके कार्य, और इनका जो सही मिलान करना है और सही कूट वाला उत्तर चुनना है। तो ए है कैल्शियम। अब कैल्शियम क्या है? रक्त स्कंदन में उपयोगी होता है। रक्त स्कंदन यानी खून को जमाने में। तो इसका ऑप्शन क्या है? एक ही सही होगा, यानी ए का 1। अब आप देखिए चारों ऑप्शन में से केवल तीसरा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए के लिए 1 दे रखा है। तो बाकी चीज़ें आपको नहीं भी पता हो तो भी आपका ये सारी जोड़ी सुमेलित हो जाएगी और आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम दूसरा देख लेते हैं। थोड़ा सा कैल्शियम के बारे में अगर हम देखें तो कैल्शियम, सबसे ज़्यादा कैल्शियम का स्रोत होता है दूध, और दूध के अलावा तेल भी कैल्शियम का द बेस्ट सोर्स है। यह दांत और हड्डियों की मजबूती के लिए भी उपयोगी होता है। बी है सोडियम। सोडियम अंतः कोशिकीय द्रव्य के बीच विद्युत संतुलन का रखरखाव करता है। यह भी बिल्कुल सही है। सोडियम के बारे में आप जानते हैं कि नमक इसका द बेस्ट सोर्स है, लेकिन नमक की ज़्यादा मात्रा हमारे रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। तीसरा है आयरन। आयरन यानी लोहा, वही लैटिन भाषा में फेरम बोलते हैं। इसकी कमी से एनीमिया यानी रक्ताल्पता, खून की कमी रोग हो जाती है। आयरन के बारे में इसी वीडियो में काफ़ी कुछ बताया जा चुका है। अब फिर देख लीजिए आयोडीन, डी। इसके लिए भी चौथा ऑप्शन ही सही है कि यह थायराइड ग्रंथि से जो निकलने वाला है थायरॉक्सिन हार्मोन, उसका निर्माण आयोडीन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम की सामान्य क्रियाविधि क्या है? तो इसका जो हमारे पास सही उत्तर है वह है, बहुत देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है कि यह सक्रियण ऊर्जा को कम करके कार्य करता है। सक्रियण ऊर्जा कम कर देता है तो कार्य आसानी से होता है और अभिक्रिया की रफ्तार बढ़ जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि अधिकतर एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, और एंजाइम कार्बनिक पदार्थ है, ये आपको बताया जा चुका है। कभी सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले कि एंजाइम निम्न में से है, तो क्या है? कार्बनिक। सफेदी के लिए गोभी पर छिड़काव किया जाता है। क्वेश्चन है कि सफेदी के लिए गोभी पर, गोभी अच्छा सफेद दिखे, शाइनिंग दिखे, इसके लिए उस पर छिड़काव किसका किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है पहला वाला ही है, सिल्वर नाइट्रेट। यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहते हैं। ये जो एक क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि चुनाव में जो अमिट स्याही लगाई जाती है वह निम्न में से क्या होती है? तो वह सिल्वर नाइट्रेट ही होती है। ये जो लॉन्ड्री, जहाँ पर कपड़े वगैरह धुलते हैं तो वहाँ पर भी जो छाप लगाई जाती है वह छाप भी सिल्वर नाइट्रेट की ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर के बनाती। कई बार ऐसे सिंपल और सरल प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि समान कार्य करने वाली कोशिका मिलकर के क्या बनाते हैं? तो इसका सही उत्तर है उत्तक। यहाँ पर आपको बता दें कि वे कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति, संरचना और कार्य समान होते हैं वे उत्तक कहलाते हैं। उन कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। नेक्स्ट, हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। उस पचित भोजन के उपयोगी पदार्थ का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर है छोटी आंत्र की दीवार से। कहाँ पर होता है? छोटी आंत्र की दीवार से। यहाँ भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि छोटी आंत की लंबाई ज़्यादा होती है और बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। बड़ी आंत के लिए यहाँ पर वृहद आंत्र शब्द काम में लिया गया है। नेक्स्ट, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वह कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन है लैक्टिक एसिड। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी टांगों में वो जो जॉइंट्स हैं वहाँ पर लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, जमा हो जाता है, और उस वजह से हमको उसमें ऐंठन सी होती है, खिंचाव महसूस होता है। नेक्स्ट, 3-4 वर्ष के बच्चों के दूधों के दांत में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो याद रखिए इसका उत्तर ऑप्शन तीसरा है, चर्वणक, मोलर्स। तो ये जो है
ये छोटे बच्चों के यानी 3-4 साल के बच्चे के जो होते हैं वो दूध के दांत ही होते हैं, उनमें शामिल नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताते हैं कि मनुष्य की जो दंत सूत्र है ना वो है 2 1 2 3 और ये है ICPM। क्रम क्या होता है? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो एक भाग में मनुष्य के कितने हो गए? 8 दांत। तो ऐसे हमारे कितने होते हैं? 2 साइड ऊपर और 2 साइड नीचे, तो 8 चौक 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट देखिए आप, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? यह थोड़ा सा घुमा करके पूछ लिया। यह सेकेंड स्टेप वाला क्वेश्चन है जिसमें एक्स्ट्रा नॉलेज जरूरी है। यहाँ आपको दे दिया कि नए ऊतकों की वृद्धि, हम जानते हैं नए ऊतक यानी नई कोशिकाओं के समूह को बनाना, तो इससे हमारे शरीर का क्या हो रहा है? निर्माण। और शरीर का निर्माणकारी घटक कौन सा है? तो प्रोटीन। और जो हमारे सामने ऑप्शन है उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो पनीर में। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? पनीर। इसलिए साथियों जब भी आप हल करें ना तो देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, घुमा के तो नहीं पूछा जा रहा है, तो आप सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से अधिकतम मृदु खनिज है। खनिज के नाम से हम समझते हैं कि धातुएं होगी, जबकि खनिज में धातु अधातु दोनों शामिल होती है, उपधातु के भी खनिज पाए जाते हैं। अब इसमें जो सॉफ्ट मिनरल है वो कौन सा है? तो इनमें सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है वो है टेल्क। उस टेल्क से ही क्या बनता है? टेल्कम पाउडर। ये हमारा सही ऑप्शन क्या है? टेल्क। यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो जिप्सम है ना वह सेम की समस्या के हल में काम में आता है। जिप्सम, ये आप देख लीजिए कि जो जिप्सम दे रखा है इसका उपयोग राजस्थान में कहाँ होता है? जो दलदली क्षेत्र है ना, IGNP वाला एरिया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो वहाँ पर सेम की समस्या ज़्यादा है, तो उसके लिए जिप्सम का प्रयोग होता है। क्वार्ट्ज का प्रयोग घड़ी के जो कांटे हैं या उसके अंदर में वहाँ पर होता है। तो कभी अदर्स क्वेश्चन भी आ जावे तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत और हड्डियाँ किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो दांत और हड्डियों को सबसे ज़्यादा मजबूती और दृढ़ता कैल्शियम से प्राप्त होती है। यहाँ पर आप बता दें, ध्यान रखिएगा कि दांत और हड्डी एक जैसी नहीं है ना, हड्डियाँ अलग है, दांत उपास्थि में आते हैं और दांतों के ऊपर जो शाइनिंग जो सफ़ेद परत है वो इनेमल की परत है, और इनेमल को मीठे पदार्थ और अम्ल नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब इनेमल क्षतिग्रस्त होता है तो उस पर पीले रंग की परत जम जाती है। धन्यवाद, जय हिंद।